उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। Exactly. And Momina, can you just let me know कि what is emotional intelligence? आपके जहन सर मुझे समझ नहीं आई। इमोशनल इंटेलिजेंस की तस्वीर क्या है आपके जहन में? आप क्या समझते हो कि इमोशनल इंटेलिजेंस और ये आईक्यू, इन दोनों में फर्क क्या है? ईक्यू और आईक्यू में क्या फर्क है? सर इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली हमारे इमोशंस के ऊपर वेरी कर रही होती है, उसके ऊपर बेस होती है कि हमारे इमोशंस कैसे किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, यानी किसी भी सिचुएशन में हम क्या उसको रिएक्ट करते हैं, अगर क्या हमारा वो जो हम रिएक्शन दे रहे हैं वो ज्यादा हाइपर किस्म का तो नहीं है, एक स्टेबल किस्म का है कि नहीं है। क्योंकि अगर जब तक हम इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे हम किसी भी सिचुएशन को स्टेबल तरीके से टैकल नहीं कर सकते। तो मुझे तो बस यही पता है इस बारे में इतना ज्यादा, बट मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे कहा था कि आई शुड लर्न इमोशनल इंटेलिजेंस बिफोर ISSB, सो फॉर दैट आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन। इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे फेमस बुक कौन सी है? इमोशनल इंटेलिजेंस में सर नेम नहीं याद मुझे। इमोशनल रीड होगी इंटेलिजेंस थी की मेरे सबसे से। फेमस बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस ही है, रिटन बाय डॉक्टर डैनियल गोलमैन, उनकी लिखी हुई बुक है। और एक्चुअल में इमोशनल इंटेलिजेंस का जो एस्पेक्ट था ये 90s में काफी ज्यादा आ गया, क्योंकि उन्होंने काफी टेस्ट किए हैं, साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की काफी। अल्बर्ट बेनेट था 2000 में जिसने इंट्रोड्यूस किया था आईक्यू बेस्ड टेस्ट, जो कि आपके कुछ टेस्ट होते हैं उस पे आपका आईक्यू टेस्ट होता है। लेकिन फिर उन्होंने काफी टेस्ट ये 90s और 80s के अंदर टेस्ट हुए और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जरूरी नहीं है कि अगर आप ज़हीन हो तो आप हर वक्त ज़हीन रह सकते हैं। कभी कभी आपके हालात इर्द गिर्द आपके ऐसे बन जाते हैं या आपकी मेंटल सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपका जो जहानत है वो आपकी हेल्प नहीं कर सकती एक्चुअल में, जब तक आपको वो आपके दिमाग को वो कंडीसिव सिचुएशन, वो इमोशनल वो जो बैलेंस है वो नहीं मिल जाता आपको। जब तक वो नहीं मिलता आपका दिमाग फंक्शन नहीं करता। तो और ऐसा इसमें जो डिफरेंस है वो 20 और 80% है कि जो एवरेज आईक्यू वाले लोग थे उन्होंने हाई आईक्यू वाले लोगों को 80% तक हरा दिया उस सूरत में जब वो इमोशनली बिल्कुल स्टेबल थे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि इमोशंस का काफी कंट्रीब्यूशन है। और इमोशनल इंटेलिजेंस के जो 4 जो पिलर्स हैं वो है इमोशनल अवेयरनेस, यानी आप अपने इमोशंस को खुद कितना जानते हैं। यानी जब मैं बोलता हूँ ना अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने आप को देखें, अपने आप से मिलो, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, अपने ऊपर गौर करो कि आपको क्या सिचुएशन है, आपके अंदर क्या चल रहा है। और ये आपको तब पता चलेगा जब आप अपने लोगों से मिलोगे। तो पहले जो सीढ़ी है वो है इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस है। जब आपको अपने बारे में पता चल जाएगा तो देन आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी कि आप अपने इमोशंस को, अपने ट्रिगर्स को, जिस पे आपको गुस्सा आता है, खुश होते हो, यानी चीजें इस पे आप नजर रखोगे तो उसकी मैनेजमेंट आप अच्छी तरह कर सकोगे। और जब आप अपनी इमोशंस को जान लोगे तो आपको आसानी होगी दूसरों के इमोशन को पढ़ने और समझने में, जिसको हम अपनी जबान में तर्स कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं। दूसरे को की एहसास करना, दूसरे बंदे की एहसास करना, उसके दुख और दर्द को समझना, वो तब आएगा जब आप अपने आप को समझोगे। तो तीसरी जो सीढ़ी है वो है सोशल अवेयरनेस, एम्पैथी जिसको हम कहते हैं। और द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज once you know the emotions, your personal emotions, your own emotional management, दूसरों के इमोशंस आप पढ़ना सीख जाओगे, फिर आपको अंदर एक कैपेबिलिटी आएगी, उसको हम कहते हैं सोशल मैनेजमेंट। देन यू नो हाउ टू हैंडल पीपल, आप ऑटोमेटिकली देन यू बिकम a leader kind of somebody, a valuable kind of personality आपकी डेवलप हो जाती है। So these are the 4 stages that works in collaboration. और इसका मैं जो सिंपल आपको सोल्यूशन बताता हूँ, जब आप मुझसे पूछते हो, meet with people, new people. I mean, you keep on meeting with new people, or once you'll meet with new people, you will learn them. You will actually know about their psychology, and your brain is so powerful कि वो हर किसी से जब मिलता है तो आपको बताता नहीं है कि मैंने ये चीज सीख ली है। जिस तरह हम एक दूसरे को बताते हैं ना, मैंने ये सीख लिया, मैंने वो सीख लिया, आपका दिमाग आपको बोलता नहीं है, लेकिन वो इतना काम करता है जितना एक इस दुनिया के सबसे पावरफुल जो सुपर कंप्यूटर है वो भी नहीं कर सकता। मैं आपको बोलता हूँ ना कि आपके 100 ट्रिलियन सेल्स को आपके 86 बिलियन न्यूरॉन्स कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं। कॉन्स्टेंटली मीन आपको प्यास लगती है, क्यों लगती है? इसलिए क्योंकि आपके सेल्स, कहीं पे किसी सेल्स को पानी की जरूरत होती है, एंड दैट इज जनरेटेड, यू नो। सो आपका दिमाग, इट्स वेरी पावरफुल, बिलीव इन दैट।
और कीप ऑन मीटिंग विद न्यू पीपल, यू नो, वंस यू मीट विद न्यू पीपल आपके अंदर एक कंपैरिजन है। मैं आपसे सवाल करूं कि मैं पहली दफा मैं पैदाइशी से अंधा भी हूं और बहरा भी हूं, आप मुझे समझाओ, मुझे आज ही नजर मिली है, मुझे आप समझाओ कि दिन रात क्या क्या होती है, और मैंने रात तक अंधा हो जाना है दोबारा। आप मुझे समझा नहीं सकते रात कि रात क्या चीज है जब तक आप मुझे दिन नहीं समझाओगे। तो हमारी एक्चुअल में जो नॉलेज है इस दुनिया के बारे में वो हमारे हमेशा कंपैरेटिवली है। हम खूबसूरत लोगों को तब समझते हैं जब बदसूरत लोगों को देखते हैं। हम किसी की दौलत को तब समझते हैं जब हम किसी गरीब को की दुख दर्द को समझते हैं। हम किसी की कामयाबी में तब समझते हैं जब हम किसी की नाकामी भी देख लेते हैं। तो इस दुनिया हम स्पेस में चल रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता, या जहाज में भी कि हम चल रहे हैं, अनटिल कोई टर्बुलेंस हो या साथ में कोई और जहाज या कोई चीज चल पड़े, देन वी अंडरस्टैंड कि वी आर मूविंग, यू नो। तो इस दुनिया में जितनी चीजें हैं वो रिलेटिव है। हम अल्लाह ताला की जात को क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि उधर रिलेटिविटी नहीं है, उनको देयर इज नोबडी एल्स जिससे वो कंपेयर करे कि अल्लाह है तो समवन अन अल्लाह कौन होगा। तो वो उधर नहीं है, इसलिए इतनी कंफ्यूजन, इतने रिलीजन दुनिया में और इतने ज्यादा अकीदे दुनिया में इसलिए बन गए कि वो जात जो है ना वो कंपैरिजन नहीं, और वो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कभी हम पूछते हैं कहाँ से आए, कभी कहते हैं कैसे होगा, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ से आए, बोलो। ये जो एस्पेक्ट है ना, इसलिए डेवलपमेंट होती है बिकॉज वो हमारे दिमाग बना है ऐसा है, वी हैव टू कंपेयर समथिंग, यू नो। मैटर है तो हम ढूंढते रहते हैं कि एंटी मैटर क्या चीज है, यू नो, क्योंकि हमारी वो समझ नहीं है एक्चुअली। दैट इज अ लिमिटेशन टू अस। एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव यू कैन आस्क मी और सरकाश। Well, the question was how to tackle with everyday stress that affects our emotional intelligence in ISSB. You know, एक चीज, the best thing to manage or to handle your stress is to accept it, that you will have to have stress. You cannot delete stress from your life. It's not possible. ये कहते हैं ना हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और एंगर मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, आप जब भी किसी सेमिनार में जाते हैं तो एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो ये डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते कि स्ट्रेस डिलीशन और एंगर डिलीशन? इसलिए नहीं होता क्योंकि आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू डील विद इट, यू जस्ट हैव टू लर्न टू मैनेज और हैंडल इट, यू कैन नॉट डिलीट इट फ्रॉम योर लाइफ। देखो, अगर आप समझते हो ना मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और आपको मैं कॉन्फिडेंस दे दूं और आपका अंडर कॉन्फिडेंस और खौफ शौफ सबको डिलीट कर दूं, तो एक बंदा था उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि जापान में एक दरिया है, वो कहता मैंने उसको अबूर करना है, वो दरिया में उसने छलांग लगा दी, उसका पता ही नहीं चला अभी तक, आज तक काफी साल हो गए। उसके ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी हम बंदूक उठा लेते हैं दुश्मनों को मारने के लिए, लेकिन जब वो फायर करना होता है तो हमें पता चल जाता है कि हमने तो उसमें गोलियां डाली नहीं है। तो ज्यादा कॉन्फिडेंस भी अच्छी चीज नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस भी अंडर कॉन्फिडेंस वाले कैटेगरी में आता है। वी कैन नॉट से कि समबडी इज ओवर कॉन्फिडेंट। सो ये इसलिए हम नॉर्मली अपनी लाइफ में कहते हैं कि जो बदतमीज और बदमिजाज और मुंहफट किस्म के लोग हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस बड़ी खामोश चीज है, इट्स इनसिक्योरिटीज बड़ी लाउड होती है, यू नो, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है इनसिक्योरिटी। जो कॉन्फिडेंस है इट्स वेरी क्वाइट, इट्स वेरी कंपोज्ड एंड वेरी स्टेबल, चलता रहता है। दैट्स इट। एनी अदर क्वेश्चन? How to represent yourself in the ISSB? You have to represent yourself in the ISSB as you are. And that is the suitable question. How can I ask you to represent yourself as Tom Cruise or represent yourself just like a Deepika Padukone? I mean, I will not ask you. I mean, you should represent yourself the way you are. I mean, you should have faith in, you should love the way you are, you know? This is the only answer that I can have it. Any other question? जी, फैजान अब्दुल्ला हसन। Sir, I was आपका कुछ सवाल है? by psychologist, re-interviewed and was asked to do re-obstacles, and then I got not recommended. How can I assess my mistake? Sir, इसके बारे में, if you wish to answer. This MA has actually, Muhammad Abdullah has actually asked this question. कि I was re-interviewed, repeat post-test probe भी हुआ, यानी re-psychologist ने बुलाया था
री इंटरव्यू भी हुआ, इसका मतलब है बहुत बड़ी गड़बड़ थी। मैम दिस व्हाट इज एक्चुअली गड़बड़, मतलब देयर वाज सम कंफ्यूजन, कुछ थी उधर मौजूद थी। और ये ज्यादातर होता है ओवर कोच कैंडिडेट के साथ।